पॉपुलेशन। मतलब नेचुरल सिलेक्शन क्या है, हमको नेचर हमको सिलेक्ट किया है, हम यहाँ पर क्या हो गए अभी, हम वो नेचर के अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं, सर्वाइव हो सकते हैं। मतलब सर्वाइव हो सकते हैं मतलब हम फिट है। ओके, तो जो भी फिट रहता है वो सर्वाइव कर सकता है, सर्वाइव करा तो वहां से वो अच्छा क्या कर सकता है, उसके आगे रिप्रोडक्शन अच्छे से हो सकता है, उसको नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग भी अच्छे हो सकते हैं। ओके, तो पॉपुलेशन ऐसे बढ़ सकती है। ओके, तो ऐसे भी इवोल्यूशन होता है। सो इट इज एडॉप्ट टू नेचर। ये नेचर नेचुरल सिलेक्शन में हमको क्या याद रखना है कि वी शुड एडॉप्ट टू नेचर। ओके, ये कंसेप्ट समझ में आई, नेचुरल सिलेक्शन। जो भी फिट रहेगा वो नेचर में सर्वाइव होगा, और सर्वाइव होगा तो ही वो रिप्रोडक्टिविटी उसकी अच्छी रहेगी, और न्यू स्पेसीज वो अच्छे से रिप्रोड्यूस करेगा, और इवोल्यूशन होगा और पॉपुलेशन बढ़ेगी। करेक्ट? नेचुरल सिलेक्शन समझ में आया? ओके, तो अब हम देखें। यस, ऑफ स्प्रिंग इन द पॉपुलेशन मतलब? ऑफस्प्रिंग मतलब क्या है कि वो कपल को मतलब रिप्रोडक्शन हो जाना, रिप्रोडक्शन होने के बाद में जो न्यू बेबी बन जाता है ना, न्यू बेबी उनसे फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड ऑफस्प्रिंग। उसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। समझ में आया अभी? यस मैम। Okay. Now we will see the third concept of modern synthetic theory. It is the isolation. Okay. Now isolation का मतलब होना separation. Okay. Segregate होना, separate होना, इसका मतलब है isolation का मतलब है separation. It is the separation of the population of a particular species into smaller units, prevent interbreeding between them. अभी क्या हो जाता है समझो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डिजास्टर आया, नेचुरल नेचुरल डिजास्टर वगैरह आया, तो क्या हो जाते हैं, पॉपुलेशन डिवाइड हो जाते हैं। एक पॉपुलेशन एक जगह से क्या हो जाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं, और वही पॉपुलेशन के थोड़े लोग दूसरी जगह बस जाते हैं। तो क्या हो जाता है, यह पूरा कंप्लीट पॉपुलेशन का क्या होता है, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ओके, और उनके वजह से क्या हो जाता है फिर, इन लोगों में यही पॉपुलेशन में इंटरब्रीडिंग क्या होना, मतलब मैरिज होना, फिर इंटरब्रीडिंग होना पॉसिबल नहीं होता। ओके, मतलब सम बैरियर्स आर देयर, कुछ अड़चन आ जाते हैं, सम बैरियर्स प्रिवेंट्स द जीन फ्लो और एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन आइसोलेटेड मैकेनिज्म इज कॉल्ड आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। मतलब क्या हो जाता है, समझो एक जगह का एक पॉपुलेशन है, एक गांव है समझो, वहां पर रिवर ओशियन वगैरह आ जाते हैं। ओके, रिवर ओशियन की वजह से वहां पर क्या हो जाता है, पॉपुलेशन डिवाइड हो जाता है। रिवर के उस साइड थोड़ा पॉपुलेशन चला जाता है, रिवर के इस साइड थोड़ा पॉपुलेशन सेपरेट हो जाते हैं। ओके, तो एक कंप्लीट पॉपुलेशन का स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड होना, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोलेशन। फिर वो पॉपुलेशन में क्या होगा, वहां पर मैरिज नहीं होगी, इंटरब्रीडिंग नहीं होगा, उनकी फिर जो आगे की जनरेशन है उनसे वो नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, फिर वो अलग अलग पॉपुलेशन में क्या कर देंगे, वहां पर ह्यूमन बींग्स की मैरिज हो जाएगी, और अलग उनके न्यू स्पेसीज बन जाएंगे। ओके, तो एक जगह से जो पॉपुलेशन है उसका डिवाइड होना, किसी वजह के वजह से, किसी रीजन से वो पॉपुलेशन का क्या होना, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में, पार्ट्स में डिवीजन हो जाना, और उसके वजह से फिर वहां पर जीन फ्लो नहीं होगा। ओके, या फिर एक्सचेंज ऑफ जीन्स नहीं होंगे, और यहाँ सिर्फ हमको और वेरिएशन दिखाई देते हैं। अभी यहाँ पर आइसोलेशन के दो पार्ट्स हैं, दो टाइप्स हैं, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल का मतलब हम समझ सकते हैं, इट इज फिजिकल आइसोलेशन, मतलब फिजिकल, जैसे मैंने अभी बताया, बिकॉज ऑफ रिवर ओशियन माउंटेन ग्लेशियर्स, ऐसे कुछ ज्योग्राफिकल बैरियर्स रहते हैं, उनके वजह से पॉपुलेशन का क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। ओके, तो पॉपुलेशन का डिवीजन होता है मतलब क्या है, ये फिजिकल आइसोलेशन है, फिजिकली सेपरेशन हो जाते हैं। ओके, इट इज फिजिकल आइसोलेशन। ओरिजिनल पॉपुलेशन डिवाइडेड, मतलब एक ओरिजिनल पॉपुलेशन था, वहां पर एक गांव था समझो, 200-500 लोग होंगे। अगर कुछ जोग्राफिकल बैरियर की वजह से, मतलब रिवर की वजह से, ओशियन की वजह से, या फिर माउंटेन्स की वजह से, ये जो कंप्लीट पॉपुलेशन है ओरिजिनल, वो 2 और मोर ग्रुप्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, और इसी की वजह से इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकता। ओके, और फिर म्यूटेशंस आ जाते हैं, क्योंकि अलग अलग पॉपुलेशन में वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। तो जहां पर जाते हैं, बस जाते हैं वो, वहां पे दूसरा पॉपुलेशन होगा, वहां के लोगों के साथ उनका मैरिज हो जाएगा, इंटरब्रीडिंग हो जाएगा, तो फिर उनका जो ऑफस्प्रिंग आएगा, जो भी न्यू जनरेशन आएगी, तो उनमें हमको जेनेटिक वेरिएशंस दिखाई देंगे।
ओके। तो जोग्राफिकल आइसोलेशन में हम बोल सकते हैं कि रिवर, ओशियन, माउंटेन्स, दीज आर द जोग्राफिकल बैरियर्स। उसके बाद दूसरा जो टाइप है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ओके, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या है, इन टू डिफरेंट एरियाज चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल और जीन पूल, जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस हमको दिखाई देते हैं। जैसे इंटरब्रीडिंग, अलग अलग पॉपुलेशन, दो अलग अलग पॉपुलेशन के लोगों में अगर मैरिज हो गई, इंटरब्रीडिंग हो गया, उनके में इंटरकोर्स हो गया, तो उनके बीच में जो उनके साथ मतलब उनसे जो बेबी फॉर्म होगा, जो भी ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा, तो वो क्या रहेगा, न्यू स्पेसिस रहेगा। जेनेटिक वेरिएशन हमको वहां पर दिखाई देते हैं, दो अलग अलग एरिया के लोग। ओके, तो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हम उसको बोल सकते हैं। आइसोलेशन के ये दो टाइप हैं, जोग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। उसके बाद हमको आइसोलेटिंग मैकेनिज्म देखना है। ओके, अभी आइसोलेटिंग मैकेनिज्म क्या है, वहां भी अभी हमको दो टाइप्स दिखाई देंगे। दैट इज फर्स्ट इज प्री मेटिंग और प्री जाइगोटिक मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है देखो, इट प्रिवेंट्स द फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ओके, प्री मेटिंग और प्री जाइगोटिक मैकेनिज्म में इसमें क्या हो जाता है, इट प्रिवेंट्स द फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। इसमें हम अभी देख सकते हैं कि थ्री सब टाइप्स हैं, तीन से चार यहाँ पर सब टाइप्स हैं। हैबिटेट आइसोलेशन, सीजनल आइसोलेशन, इथोलॉजिकल आइसोलेशन एंड मैकेनिकल आइसोलेशन। एक एक सेंटेंस में आपको मैं बता देती हूँ। सिर्फ ये हैबिटेट आइसोलेशन, हैबिटेट का मतलब क्या है कि हम जहाँ रहते हैं वो जगह है। ओके, जहाँ हम रहते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। members of population living in same geographical region but occupy separate habitat। सेम geographical region में हम रहते हैं, मगर उनका habitat क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ओके, तो अब हम सोलापुर में भी रहते हैं तो क्या होगा, सोलापुर एक ही जोग्राफिकल रीजन है, मगर सबके हैबिटेट की जगह क्या कुछ अलग अलग रह सकती है। तो वहां पर इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकता। ओके, इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकता। अगर कुछ अलग अलग पॉपुलेशन, अलग अलग हैबिटेट के दो लोग का अगर इंटरब्रीडिंग हो जाता है, तो उनसे जो न्यू स्पीसीज बन जाती है, तो उसमें हमको जेनेटिक वेरिएशंस दिखाई देते हैं। ओके, तो ये प्री मीटिंग का फर्स्ट सब टाइप हुआ हैबिटेट आइसोलेशन। उसके बाद में सीजनल आइसोलेशन, लिविंग इन सेम जोग्राफिकल रीजन। ओके, एक सेम जोग्राफिकल रीजन में रहते हैं बट सेक्सुअली मैच्योर एट डिफरेंट ईयर्स और डिफरेंट टाइम। सेक्सुअली मैच्योर मतलब क्या, जैसे अलग अलग टाइप में, मतलब जैसे गर्ल्स या बॉयज, या फिर दो अलग अलग समझो बॉयज हम बोल सकते हैं, तो डिफरेंट टाइम में उनका क्या हो जाता है, मैच्योरेशन हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स को मैच्योरेशन हो जाता है। तो ये भी एक बैरियर हो सकता है, ये भी एक आइसोलेशन का अलग मैकेनिज्म हो सकता है, तो उसको बोलते हैं सीजनल आइसोलेशन। उसके बाद में इथोलॉजिकल आइसोलेशन है, ड्यू टू स्पेसिफिक मेटिंग बिहेवियर द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट मेट। यहाँ पर कुछ इंटरब्रीडिंग का कुछ बिहेवियर क्या रहता है, अलग रहता है, कुछ स्पेसिफिक रहता है। तो कुछ बिहेवियरल अलग अलग मेटिंग बिहेवियर चेंजेस रहने से, डिफरेंट रहने की वजह से वहां पर क्या हो जाता है, इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकता, और फिर उनसे भी जो भी ऑफस्प्रिंग्स जो फॉर्म हो जाएंगे, दैट इज द डिफरेंट, मगर उनके उनके इसमें क्या जेनेटिक वेरिएशंस हमको डिफरेंट दिखाई देंगे। ओके, और मैकेनिकल, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, देन द वेरिएशंस ऑकर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर कुछ डिफरेंसेस रह गए, कुछ कमियां, कुछ उनके में ये रह गए, तो वहां पर जेनेटिक वेरिएशंस हमको दिखाई देते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स में। तो ये बस एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है। habitat isolation, seasonal isolation, ethological isolation and mechanical isolation, these are the types of pre mating isolation। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पोस्ट मेटिंग बैरियर्स। पोस्ट मेटिंग बैरियर्स मतलब बेबीज क्या बोलते हैं, इंटरकोर्स होने के बाद में, ओके, इंटरब्रीडिंग होने के, एक कपल के बीच में इंटरब्रीडिंग होने के बाद में जो अड़चने आते हैं, दैट इज बैरियर्स। ओके, पोस्ट मीटिंग बोलते हैं उसको। जैसे कि फर्स्ट गैमेट मोर्टेलिटी। गैमेट मोर्टेलिटी अभी हमको हमने रिप्रोडक्शन लेसन में देखा है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। जैसे कि मेल गैमेट्स जो रहते हैं, स्पर्म्स, उनका लाइफ टाइम कितना रहता है, 12 आवर रहता है सिर्फ। ओके, 12 आवर के बाद में वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। अगर उस 12 आवर में उनको अगर एग नहीं मिल जाता, तो वो फर्टिलाइज नहीं करेगा एग को। ओके, और स्पर्म का लाइफ वहां पे 12 आवर के बाद में खत्म हो जाएगा,
और वो मर जाएगा। तो गैमेट मोर्टेलिटी का मतलब क्या है कि वहाँ डिस्ट्रॉय होना, गैमेट का खत्म होना। तो गैमेट्स हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन ड्यू टू सम रीजंस, यूनियन ऑफ टू गैमेट्स डज नॉट ऑकर। ओके, स्पर्म का लाइफ अगर खत्म हो गया तो वहां पर एग के साथ उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और वो गैमेट वहां मोर्टेलिटी खत्म हो जाएगा। मोर्टेलिटी मतलब क्या, गैमेट का मर जाना। ओके, तो ये एक रीजन हो सकता है पोस्ट मीटिंग के लिए, एक बैरियर बोल सकते हैं हम इसको, गैमेट मोर्टेलिटी। उसके बाद में जाइगोट मोर्टेलिटी में क्या हो जाता है, एग तो फर्टिलाइज हो जाता है वहां पर। ओके, जाइगोट फर्टिलाइजेशन होने के बाद में भी जाइगोट नहीं फॉर्म होता, जाइगोट मर जाता है। ओके, एग फर्टिलाइज्ड बट जाइगोट डाइज ड्यू टू सम रीजन, कुछ रीजन की वजह से, कुछ बॉडी के अंदर जो मैकेनिकल ये रहता है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से जाइगोट अगर मर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट मोर्टेलिटी। तो ये एक दूसरा बैरियर होगा। उसके बाद में तीसरा बैरियर अगर देखें हम, हाइब्रिड स्टेरिलिटी। अभी हाइब्रिड स्टेरिलिटी का मतलब क्या हो जाता है, ड्यू टू फेल्योर ऑफ प्रॉपर गैमेटोजेनेसिस। ओके, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या, हमने देखा था कि गैमेट फॉर्मेशन। ओके, गैमेट फॉर्मेशन हमने देखा था, मेल्स में क्या हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, और फीमेल्स में देखा था oogenesis, वहां पर एग्स फॉर्म होते हैं। ओके, और वहां पर कौन सी प्रोसेस होती है, दोनों प्रोसेसेस में मियोसिस, ये डिवीजन हो जाता है। ओके, मियोसिस। अगर वहां पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए, प्रॉपर तरीके से गैमेटोजेनेसिस नहीं हुआ, तो ये हाइब्रिड स्टेरिलिटी हम बोल सकते हैं। अभी मैं एक एनिमल्स का आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एनिमल्स में अगर समझो हॉर्स, अगर मेल हॉर्स लिए और फीमेल डोंकी फीमेल लिए, ओके, तो हॉर्स और डोंकी में अगर हम इंटरब्रीडिंग करवाए, ओके, तो इनसे जो ऑफस्प्रिंग होगा उसको कहते हैं म्यूल। उसको क्या कहते हैं, म्यूल, MULE। हॉर्स और अगर हॉर्स और डोंकी में अगर इंटरब्रीडिंग करवाए और उनसे कुछ ऑफस्प्रिंग बन जाता है तो उसको कहते हैं म्यूल। ये जो म्यूल है वो क्या रहेगा, स्टराइल रहेगा। ओके, स्टराइल रहेगा इसका मतलब क्या है कि वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, उसकी आगे जनरेशन वो नहीं बढ़ाएगा। ओके, वो कभी भी ही कांट रिप्रोड्यूस, नेवर, वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, दैट इज वो स्टराइल रहेगा। ओके, तो हम ये ऐसे बोल सकते हैं, हाइब्रिड स्टेरिलिटी इसको बोलते हैं। ये एक अच्छा एग्जांपल है हाइब्रिड स्टेरिलिटी का। हॉर्स और डोंकी में अगर इनब्रीडिंग करें, हम इंटरब्रीडिंग करें, तो उनसे जो ऑफस्प्रिंग बन जाता है दैट इज म्यूल, MULE, म्यूल। तो वो क्या रहेगा, स्टराइल रहेगा। ओके, तो हाइब्रिड स्टेरिलिटी इट इज द बैरियर ऑफ पोस्ट मीटिंग आइसोलेशन। तो यहाँ पर आइसोलेशन, ये कंसेप्ट यहाँ पर खत्म होती है। आइसोलेशन के दो टाइप हमने देखे, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और उसके बाद में आइसोलेटिंग मैकेनिज्म देखे, फर्स्ट इज प्री मेटिंग और प्री जाइगोटिक मैकेनिज्म। उसके अंदर हम देखे हैबिटेट, सीजनल, इथोलॉजिकल एंड मैकेनिकल। और पोस्ट मीटिंग बैरियर में हम देखे गैमेट्स मोर्टेलिटी, जाइगोट मोर्टेलिटी एंड हाइब्रिड स्टेरिलिटी। ओके, इतना यहाँ तक आपको समझ में आया? तीन कंसेप्ट समझ में आए आपको? ये स्टूडेंट्स रिप्लाई मी। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के तीन कंसेप्ट आपको समझ में आए, जेनेटिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड आइसोलेशन। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन इवोल्यूशन। ये लास्ट पॉइंट है आपके, ये लेसन का लास्ट पॉइंट है, ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन आपको पता है, ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ है? हम जैसे ह्यूमंस जो हैं, तो पहले जो एप्स थे, पहले जो मंकीज का हम क्या बोल सकते हैं, उनका इवोल्यूशन ह्यूमन बींग्स में हो गया, बराबर। हम ये पहले पढ़ चुके हैं। ओके, जैसे मंकी पहले, मंकी के ही अगर हम जेनेटिक ये जीनोम देखते हैं, तो हमारा ह्यूमन बींग्स का और मंकी का जीनोम जो है, तो वो कंप्लीट क्या है, सेम है। उसके बाद में मंकीज में कुछ ये होते गए, एप्स एप्स बोलते हैं ना, एप, जैसे एप्स जो रहते हैं उनके में इवोल्यूशन होके फिर क्या हो गए, ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे चेंजेस ह्यूमन बींग्स दिखाई दिए। तो कितने सारे चेंजेस हो गए फ्रॉम
मंकीज टू ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग बनने तक कितने चेंजेस हो गए, वो हमको यहाँ पे देखना है। ओके, see, it started in the Paleocene epoch from a tree dwelling shrew like animal. ओके, तो ये एनिमल्स के वहां से ये शुरू हो गया और इसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए। तो इवोल्यूशन जो हो गया मतलब जो चेंजेस हो गए, ओके, जैसे इंक्रीज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रेन। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रेन, ब्रेन मतलब क्या, हमारे जो ब्रेन है ज्यादा क्या हो गए, इंटेलिजेंट बनते गए। ओके, ह्यूमंस का जो ब्रेन है वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया। उसके बाद में एनहांस्ड इंटेलिजेंस, इंक्रीज इन क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब क्या है, जैसे ब्रेन, हमारा ब्रेन जो रहता है क्रेनियल पार्ट में, यहाँ पर क्या हो जाता है, एनक्लोज रहता है। ओके, तो ब्रेन जहाँ पर रहता है उसका आउटर मोस्ट कवरिंग जो रहता है उसको बोलते हैं हम क्रेनियल। तो क्रेनियल की कैपेसिटी यहाँ पर बढ़ गई। बायपिडल लोकोमोशन हम बोल सकते हैं। ओके, आप आपके टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं। पेज नंबर 113। ओके, पेज नंबर 113। तो हमको क्या क्या चेंजेस दिखाई दिए फ्रॉम मंकीज टू ह्यूमन। ओके, जैसे गिबॉन्स, चिंपाजीज, गोरिल्ला, ये जो हम है ये हमारा क्लास उनसे रिलेटेड हो जाता है। ओके, वी आर द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू गिबॉन्स, चिंपाजीज एंड गोरिल्लाज। ओके, तो जैसे मंकीज से ह्यूमन बींग जो बने हम, तो हमें क्या चेंजेस होते गए, एनहांस्ड इंटेलिजेंस, इंक्रीज इन क्रेनियल कैपेसिटी, बायपिडल लोकोमोशन। ओके, बायपिडल लोकोमोशन मतलब क्या, पहले मंकी जो रहते हैं वो चारों पैर पर चलते थे, मगर अभी ह्यूमंस का कैसे हो गया, दो पैर पर चलना, दैट इज बायपेडल लोकोमोशन। अपोजेबल थंब, अपोजेबल थंब मतलब हमारा जो थंब है, अंगूठा, तो वो क्या हो गया, सब सब फिंगर्स के सामने आ सकता है, वहां तक वो आ सकता है, दैट इज अपोजेबल थंब। उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज अच्छे से होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ओके, अपोजेबल थंब। उसके बाद में इरेक्ट पोस्चर, जैसे मंकीज कैसे झुक के चलते थे। ओके, दो चारों पैर पे झुक के चलते थे, बट ह्यूमन बींग्स का क्या हो गया, स्ट्रेट पोस्चर यहाँ पर इवॉल्व हो गया, इरेक्ट पोस्चर बोल सकते हैं उसको। देन शॉर्टनिंग ऑफ फोर लिम्स एंड लेंथनिंग ऑफ हिंड लिम्स। फोर लिम्स मतलब हाथ, और लेंथनिंग हिंड लिम्स मतलब पैर। तो शॉर्टनिंग ऑफ फोर लिम्स एंड लेंथनिंग ऑफ हिंड लिम्स मतलब शॉर्ट और पैर की जो लंबाई वो बड़ी। ओके, उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ चिन। चिन जैसे हम चिन आपको पता है, हमारे फेस का जो एंड पार्ट चिन है जो गले के ऊपर रहता है। ओके, तो वहां पे पहले अगर मंकीज में हम देखते हैं तो वहां पे चिन आपको नहीं दिखाई देते। यू कैन सी इन द बुक आल्सो और इन द स्क्रीन आल्सो, आई हैव पुट द इमेज हियर। ओके, तो आपको वहां पे चिन नहीं दिखाई देते, मगर जैसे ह्यूमंस में पूरा इवोल्यूशन हो जाता है तो आपको वहां पे चिन दिखाई देगी। ओके, उसके बाद में ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जैसे हमारे लेग्स की बोन जो एब्डोमेन के पास वहां पर कनेक्ट है, तो वहां पे हमको कमर वाला जो साइज है, ओके, उसको हम पेल्विक गर्डल बोलते हैं। तो ब्रॉडनिंग वहां पर उसका ब्रॉड होना, ब्रॉड पेल्विक गर्डल हमको दिखाई देता है। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ लंबार कर्वेचर। लंबार कर्वेचर मतलब जैसे यहाँ पर ह्यूमन बींग्स का क्या हो गया, इरेक्ट पोस्चर हो गया। इरेक्ट पोस्चर के वहां पे हमको अभी दिखेगी रीढ़ की जो हड्डी है। ओके, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन बोलते हैं उसको, वहां पे आपको कर्वेचर दिखेगा। कर्वेचर मतलब कमर के यहाँ पर आपको थोड़ा सा कर्वेचर वहां पे दिखेगा। ओके, वो, उसके बाद में सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, और उसके आगे फिर ह्यूमंस बीइंग क्या हो गए, इवोल्यूशन हो गया और पूरे सोशल में और कल्चरल डेवलपमेंट करने लगा। जैसे हम एक दूसरे के साथ रहना, उठना बैठना, है ना, पॉपुलेशन बढ़ते गई, फिर सोसाइटी, पॉपुलेशन बढ़ते गई, सोसाइटी बन गए, अलग अलग गांव बन गए, सबके रहने सहन के, खाने के, ये जब सब स्टाइल्स बदल गए। ओके, तो ये जो इसको बोल सकते हैं सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। तो ये सब कैसे ह्यूमन इवोल्यूशन में क्या क्या चेंजेस हो गए, यहाँ पे सब आपको वो बुक में बताया है। ओके, तो हम अगर देखें, अगर आप पेज नंबर 113 पर देख सकते हैं, मैमेलिया। मैमेलिया जो एक क्लास है अपना एनिमल्स में, तो वहां पे आपको दिखाई देगा, पूरा ट्री डायग्राम आपको दिखाया है। और पेज नंबर 114 में यहाँ पे आपको ह्यूमन इवोल्यूशन के कुछ स्टेजेस दिखाई दिए हैं, जैसे अपीयरेंस, साइट ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड, पीरियड, स्केलेटल फीचर, पोस्चर, क्रैनियल कैपेसिटी एंड स्पेशल फीचर्स इफ एनी। तो आपको यहाँ पे होमोसेपियन का जो है हमारा वो लास्ट दिखाई देगा।
हर चेंजेस जो हर वो ह्यूमन के इवोल्यूशन होते गए, वो पूरे स्टेजेस यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया, चार्ट में एक्सप्लेन किया है ह्यूमन इवोल्यूशन। ओके, तो जैसे पहले एंसिस्टर से हम ह्यूमन में कैसे हमारे चेंजेस होते गए, तो ये सब आपको यहाँ पर पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आया पूरा? ह्यूमन ह्यूमन इवोल्यूशन समझ में आया? यस मैम। ओके, किसी को कुछ डाउट है? ये बहुत सारा पार्ट तो रिड्यूस हो चुका है, इसमें से मैंने जितना सिखाया है वो उतना आपको इसके लिए है, बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, यूरे एंड मिलर, यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट है, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ओके, और ह्यूमन इवोल्यूशन, यहाँ तक का पार्ट आपको क्या है, इसके लिए है, एग्जाम के लिए। ओके, अच्छा, और किसी को क्या प्रॉब्लम है? किसी को कुछ समझ में नहीं आया? ठीक है, आपको अभी क्या करना है, होमवर्क लेना है आपको। ओके, आई विल गिव द क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट इन द योर नोटबुक। ओके, होमवर्क क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, वो आपको नोटबुक में लिखना है। यस, डिक्टेट करूँ आपको? यस मैम। हाँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख लो। व्हाट इज जीन फ्लो? व्हाट इज जीन फ्लो? व्हाट इज जीन फ्लो? उसके बाद व्हाट इज जीन पुल? व्हाट इज जीन 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 पुल, POOL? Okay, next, give any two factors, give any two factors responsible for, give any two factors responsible for genetic variation। ये पूरे बोर्ड के आए सो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको, बोर्ड के लिए पूछ चुके हैं ये क्वेश्चंस। गिव एनी टू फैक्टर्स responsible for genetic variation, and last is define define reproductive isolation, define reproductive isolation, and explain and explain two types of and explain two types of reproductive isolation. Explain two types of reproductive isolation. मैम फर्स्ट क्या बोले थे? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज जीन फ्लो? व्हाट इज जीन फ्लो? FLOW। व्हाट इज जीन फ्लो? सेकेंड था व्हाट इज जीन पूल? व्हाट इज जीन पूल? थर्ड है गिव एनी टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशन। और लास्ट था डिफाइन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन and explain two types of reproductive isolation. Explain two types of reproductive isolation. मैम ना Yes, क्या बोले? 4 क्वेश्चंस ना? हाँ, 4 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए आपको नोटबुक में लिखने हैं ये चारों क्वेश्चंस। ओके, और जो भी असाइनमेंट होगा मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। ओके, सबको समझ में आया? यस मैम। ओके, चलो, यू कैन लीव नाउ। अल्लाह हाफिज।